हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का क्लाइमेट का नेक्स्ट चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया। अब हम डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको आप पढ़ सकते हैं, इजी है, कोई ज़्यादा खास इसमें कुछ वो है नहीं जिसको आप नहीं पढ़ सको। थोड़ा ओवरव्यू है इस चैप्टर का, आप इसको आराम से देख सकते हैं। आगे से अब हम इसको नए से स्टार्ट करते हैं। सोलर रेडिएशन, इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं जो हमने देखनी। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन में आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। इंसुलेशन होता है, ये अर्थ है, यहाँ से सन्स की रेज पड़ी अर्थ पे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या इसी को बोलते हैं हम इंसुलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही हम इंसुलेशन बोलते हैं। और कुछ जगह पे अर्थ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, कुछ मतलब ये हो गया वर्टिकल, डायरेक्ट सीधे सन पे पड़ती है कोई वो। ये आ गई ओब्लिक रेज जो थोड़ा टेढ़ी जैसी पड़ती है। ओब्लिक रेज ज़्यादा एरिया कवर करती है, वर्टिकल रेज कम एरिया कवर करती है। ज़्यादा एरिया कवर करती है ओब्लिक रेज, इसीलिए ये जो रेज है यहाँ पे ओब्लिक जो पड़ेंगी ये ज़्यादा हीटअप नहीं होती, कूल होती। यहाँ पे ज़्यादा हीटअप होता है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो ज़्यादा हीटअप होता है, ये एरिया ज़्यादा कूल रहता है क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। और ये छोटा सा एरिया ये हॉट रहता है, इसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं, इन एरिया को ट्रॉपिक्स। ये वर्टिकल रेज, ये आ गई ओब्लिक रेज। मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट की टर्म क्या है इसमें? इंसुलेशन क्या होता है। बाकी मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दिया। उसके बाद हम देखेंगे एपिहेलियन क्या होता है, पेरिहेलियन क्या होता है। एपिहेलियन होता है जून 4 को अर्थ जो है, सॉरी, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, मान लो ये अर्थ है, ये सन है, मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं हम एपिहेलियन। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में होता है, 1.152 बिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। ये होता है जून 4 जुलाई को होता है, इसको बोलते हैं हम एपिहेलियन। पेरिहेलियन क्या होता है? पेरिहेलियन होता है और एक की टर्म, एपिहेलियन। अब पेरिहेलियन क्या होता है? पेरिहेलियन होता है जब अर्थ नज़दीक होती है। ये कब होती है? 3 जनवरी को ये सबसे नज़दीक होती है, इसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। व्हेनेवर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो इसको बोलते हैं हम पेरिहेलियन। पेरिहेलियन क्या होता है? और इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स, 147 मिलियन किलोमीटर्स, 147 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट, और ये मैंने बता दिया कि मान लो ये सन है यहाँ पे, यहाँ से जो इस साइड में इनको बोलते हैं ओब्लिक रेज, ये जो है ये वर्टिकल रेज होती है ऊपर से सीधी। यहाँ मान लो अगर यहाँ पे सन है, दोबारा मैं बता देता हूँ। लेट सपोज दिस इज अर्थ, ये सन है, ये सन है। सन से जो डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ेंगी ये वर्टिकल रेज होती है, और जो थोड़ी टेढ़ी पड़ेंगी यहाँ पे ये ओब्लिक रेज होगी, ये ओब्लिक रेज, ये वर्टिकल रेज। अब वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ क्या होता है?
वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ ये पड़ती है लाइट और हीट। द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग ए डे इन ए सीजन एंड एयर। डे पे अलग होती है, नाइट पे अलग होगी। सीजन विंटर पे अलग होगी और समर्स पे अलग होगी, ठीक है। द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशन इन इंसुलेशन। कुछ फैक्टर्स है जो कि इंसुलेशन की वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर आ गया द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। कि अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसके अराउंड रोटेट करती रहती है, अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में ये एक रोटेशन करती है, ठीक है। इसकी वजह से भी इंसुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मान ले अगर अपने अराउंड ये रोटेशन नहीं करती अपने एक्सिस के अराउंड, तो डे एंड नाइट पॉसिबल नहीं होता। और मतलब अर्थ के आधे एरिया पे डे को लाइट होती है और आधे एरिया को नाइट पे लाइट होती है, इसीलिए इस पे डिफरेंस आता है। मान ले ये सन है, सूरज यहाँ से इस आधे एरिया को लाइट पड़ेगी, जब ये रोटेट होगी यही अर्थ रोटेट होगी। दूसरे दिन ये वाला एरिया इस पर आएगा, फिर इस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे जो मान लो ये वाला एरिया ये है, ठीक है। तो डे पे यहाँ ज़्यादा इंसुलेशन होगी और यहाँ पे होगी ही नहीं नाइट पे, इस साइड नाइट होगा। इसी तरह यहाँ पे डे जब होगा ये वाला एरिया यहाँ पे आएगा, ये एरिया जो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इंसुलेशन होगी, इस साइड नहीं होगी, ये वाला एरिया उस टाइम इस साइड होगा, ठीक है। इस तरह से तो रोटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। दूसरा क्या है? दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। वही सेम चीज़, ये जो अर्थ है इस पे कुछ डायरेक्ट वर्टिकल रेज पड़ती है सन की और कुछ ऑब्लिक रेज। इनकी वजह से भी यहाँ पे एरिया ज़्यादा कवर करती है तो रेज सेम ही होती है, यहाँ पे एरिया थोड़ा कवर करती है तो रेज सेम ही। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हीटअप होगा, ये वाला एरिया इस साइड, ये वाला एरिया। और जो बाकी बचता है कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये थोड़ा कोल्ड रहेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रेज पड़ती और वो डिवाइड हो जाती है रेज इतने सारे एरिया को। यहाँ पे डायरेक्टली ये हीटअप करती है, पूरे एरिया को डायरेक्टली हीटअप करती है, इस वाले एरिया को पूरा डायरेक्टली हीटअप करती है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ डे, अगर बड़ा डे होगा मतलब मीन्स 22 जून, तो बड़ा डे होगा तो ज़्यादा इंसुलेशन होगी, का छोटा होगा अगर 2 घंटे का मान ले डिफरेंस होगा, 6 बजे कभी नए मतलब सनसेट होती है, सनसेट, हाँ, तो कहीं जगह पे 4 बजे हो जाती है सनसेट। जहाँ पे 6 बजे होगी सनसेट जिस एरियाज़ में, वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन होगी। जिस टाइम 4 बजे सनसेट हो जाएगा वहाँ पे कम इंसुलेशन होगी। तो ये भी डिपेंड करता है, एक करता है रोटेशन, दूसरा करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरा करता है लेंथ ऑफ द डे, चौथा करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। मान लिया अर्थ है और यहाँ पे क्लाउड्स है, ये अगर यहाँ से सनराइज आती है ये अर्थ को यहाँ पे पहुँचने ही नहीं देंगे इस एरिया में। हाँ, इसके अपोजिट अगर इस एरिया पे यहाँ पे रेज पड़ रही है सन्स की, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में ज़्यादा इंसुलेशन होगी। दैट मीन्स इस एरिया में ज़्यादा इंसुलेशन होगी, इस एरिया में कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लियर नहीं है सन तो कम इंसुलेशन होगी, अगर क्लियर सन है तो ज़्यादा इंसुलेशन। इसलिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं,
माउंटेन्स पे कम होगी, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। या फिर दूसरी चीज़, यहाँ से लाइट आई, सनसेट इस एरिया से होता है, इस एरिया में सिर्फ 1 ही घंटे लाइट पड़ेगी, उसके बाद पूरे दिन इसी एरिया में पड़ेगी। दैट मीन्स इस एरिया में ज़्यादा इंसुलेशन होगी, इस एरिया में ज़्यादा इंसुलेशन होगी। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है एस्पेक्ट पे भी, मतलब माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स, प्लेट्यूज। ये मान ले, देखो मैं बताता हूँ, ये आगे माउंटेनियस रीजन, कुछ जगह पे प्लेन्स होंगे, कुछ जगह पे हिल्स होंगे थोड़े थोड़े, कुछ जगह पे प्लेटूज होंगे, ये आगे प्लेटूज। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, इन रिलीफ फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वेरिएबिलिटी हमने देखी। वेरिएबिलिटी क्यों होती है, नहीं आप आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या दिखाया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यह अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, जो रेड कलर से मैं इंडिकेट करूँगा ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। उसके बाद देखो ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। अर्थ है, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, this is somewhere 20 degree latitude, this is somewhere 40 degree latitude, this is somewhere 60, then 90 हो गया ये। उसी तरह नीचे भी होगा, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, ये 20, 40, 60 और 90 पे ये आ गई। दिसंबर 22 को क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे 12 घंटे का डे होता है। ठीक है, और 20 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, दिसंबर में 10 आवर्स 48 मिनट का होता है डे। 40 डिग्री पे 9 आवर्स, 60 डिग्री पे 5 आवर्स। लेकिन ये बात कर रहा है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 20, ये 40, ये 60 और ये 90। 40 पे क्या होगा, ये 20 है, 40, 60। ठीक है, तो दिसंबर 22 को ये 12 घंटे का होगा डे, कहाँ पे, 0 डिग्री पे। 10 घंटे का डे होगा 20 डिग्री पे, 9 घंटे का होगा 40 डिग्री पे, 60 पे होगा 5 घंटे का, और 90 पे होगा 0। क्योंकि 90 पे जो है, देखो क्या होता है एक्चुअली, ये पूरा अर्थ है, यहाँ से सनरेज होती है। दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में सन जो है वो इस साइड होता है, इस एरिया में, यहाँ पे ज़्यादा हीट बढ़ती, और यहाँ पर ये डायरेक्टली पहुँच नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पे डे होता ही नहीं है दिसंबर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसी तरह जून की बात होती है, जून में क्या होता है, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जून में अब दिसंबर में नीचे होगा, जून में इस साइड होता है, यहाँ पे होता है सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। उस टाइम 12 घंटे का ये भी होगा, इक्वेटर 0 डिग्री पे। 20 डिग्री पे 13 घंटे का होता है, क्योंकि इसी साइड होता है,
ये सूरज 40 डिग्री पे इसी साइड होगा, क्योंकि ज़्यादा इसी में तो 14 घंटे का सबसे ज़्यादा सन इसी साइड में ज़्यादा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। 18 घंटे का होता है 60 डिग्री पे। देखो कितना बड़ा दिन डे। और फिर जून के टाइम पे, मतलब समर्स में, सूरज ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ नाइट होती ही नहीं है ज़्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का डेज होते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है और सूरज की पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। द सेकंड फैक्टर दैट एंगल ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज दिस डिपेंड। ये हम मैंने पढ़ा है आपको, ये वाला पॉइंट ये भी पढ़ा है। दिस डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ये भी मैंने पढ़ा है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाले लैटिट्यूड से सन यहाँ पे होगा तो यहीं पे होगा, अगर इस पे होगा तो यहीं पे होगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, ये हमने देखी चीज़ें, ये मैक्सिमम चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे, ये थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसको हम रीडिंग कर लेंगे एक बार से। दिस डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, हायर इज द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल। यहाँ पे सेलेंट बनेंगे, हायर लैटिट्यूड पे सेलेंट टेढ़ी। द एरिया कवर बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द सेलेंट रेज, वही बताता है। ये सेलेंट रेज है और ये वर्टिकल रेज है। वर्टिकल रेज कम एरिया कवर करते हैं, सेलेंट रेज इतना सा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, इसीलिए इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बांट जाएगी इतने एरिया में, यहाँ पे इतने से एरिया में। तो नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ पे कम एनर्जी होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कम होगी तो हीट यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे हीट कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेलेंट रेज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ए ग्रेटर डेप्थ, इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ पास थ्रू होना पड़ता है, रिजल्टिंग इनटू मोर एब्जॉर्प्शन। जब ये पास होंगी बहुत सारे एटमॉस्फेयर में तो इनको एब्जॉर्प्शन होती रहेगी, सेक्रेटिंग एंड डिफ्यूजन भी होता रहेगा। लाइट मतलब सेक्रेट होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, डिफ्यूजन भी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, और ये देख लेना, ये अर्थ है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होती है विद रेस्पेक्ट टू सन। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होगी, पूरा नहीं होती है। यहाँ से सन है, मान लो सन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेज आती हैं, ये इक्वेटर इस तरह का होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ये वाला एरिया, ये तो ऐसे तो नहीं होगा, ये इस तरह का होता है 0 डिग्री। तो इस पे क्या होता है, यहाँ जो सन से रेज के साथ ये इक्वेटर बनाएगा 66 डिग्री बनाता है। यहाँ अगर ऊपर वाली होगी तो ऊपर साइड में होगा, यहाँ पे बनाएगा 40 डिग्री, 90 डिग्री सीधा। ठीक है, इस तरह अगर इसको, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, सरफेस के साथ यहाँ पे बनाता था 47, यहाँ पे फिर नॉर्थ पोल पे यहाँ पे 20, लास्ट पे 25 नॉर्थ पोल। साउथ पे फिर डिक्रीज होता है 43, यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। एटमॉस्फेयर जो है ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को अपने ट्रांसपेरेंट होता है उसके लिए। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन passes थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर से पास होता है, मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग अर्थ सरफेस से स्ट्राइक होने से पहले एटमॉस्फेयर से पास होते हैं। विद इन द ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ये अर्थ सरफेस है। यहाँ से ऊपर ये वाली लेयर यहाँ तक कुछ एरिया तक होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होता है, ओजोन होता है, अदर गैसेस होती है जो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशन को। वेरी स्मॉल सस्पेंडिंग पार्टिकल इन ट्रोपोस्फेयर गेट विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस टुवर्ड्स द, और सस्पेंडिंग पार्टिकल है ये स्कैटरिंग करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, इससे ही हम कलर भी स्काई का देख सकते हैं। द रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई, मतलब रेड कलर जब सन सेट होता है और सन, ये क्यों होता है, ये सेक्रेटिंग ऑफ लाइट होता है विद इन एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। अब हम देखते हैं सेप्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट, कहाँ कहाँ पे कितनी इंसुलेशन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। सेप्टल डिस्ट्रीब्यूशन, द इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस वेरीज फ्रॉम, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होती है, नहीं यहाँ पे सब ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स में क्यों नहीं ज़्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर होता है। यहाँ पे हीट होने की वजह से क्या होता है, रेन्स होते हैं, रेन से फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स की वजह से जो सन से आने वाले इंसुलेशन है वो ट्रैप नहीं होती है अर्थ की सरफेस तक, वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाउड्स की वजह से। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, वहाँ पे स्काई क्लियर रहता है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये 0 डिग्री है, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यहाँ से नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इनमें इंसुलेशन ज़्यादा होती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कंपेयर टू इक्वेटर। हालांकि इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे सूरज प्रेजेंट रहता है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे ज़्यादा सूरज होता है। देखना, मैं पढ़ता हूँ, मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर क्लाउडनेस इज द लीस्ट। इक्वेटर रिसीव कंपेरेटिव लेस इंसुलेशन दैन ट्रॉपिक्स, इसीलिए जनरली द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर कॉन्टिनेंट दैन द ओशन। अगर सेम लैटिट्यूड पे मान ले, ये मैं बात करता हूँ, देखो एक एग्जांपल दूंगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये एक मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23 डिग्री हाफ। ठीक है, ये जो है ये वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है इंसुलेशन कम होगी क्योंकि ओशंस जल्दी ट्रैप नहीं कर पाते, करते हैं मगर वो इफेक्ट कॉन्टिनेंट्स पे जल्दी ये इंसुलेशन होती रहती है। तो सेम लैटिट्यूड पे डिफरेंट इंसुलेशन होती है, कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा होती है, ओशन पे कम होती है। मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन समर। अब देखो विंटर में क्या होता है, मिडल और हायर लैटिट्यूड्स लेस इंसुलेशन देखते हैं, मिडल भी और हायर लैटिट्यूड्स भी, यहाँ से जो हायर लैटिट्यूड, इनमें कम इंसुलेशन होती है, इनमें ज़्यादा होती है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफेयर, अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग द एटमोसफेयर। द आर आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन, अर्थ जब इंसुलेशन से हीट अप हो जाएगी, ट्रांसमिट द हीट टू एटमोसफेयर
to the atmospheric layers near the earth in a long wave form. They are in contact with the lands get heated slowly and the upper layers in contact with lower layers also get heated. मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, लाइट आई, इससे हीट हो गया, हीटअप हो गया, ये वाला ज़्यादा मान लो कॉन्टिनेंट्स का, इससे ये ऊपर वाला और हीटअप करेगा, इसको बोलते हैं हम पार्टिकल्स। इस पार्टिकल से ऊपर वाला, ऊपर वाले से उससे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ अनइक्वल। नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऊपर थोड़ा सा कम, तो नीचे से हीट ट्रांसफ़र होती है ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पार्टिकल्स को भी हीट देती है अपने साथ कांटेक्ट में जो आते हैं ऊपर वाले। In contact with one another, there is a flow of energy from warmer to cooler bodies. The transfer of heat continues until the both bodies attain the same temperature. तब तक हीट जाती है जब तक उन दोनों का सेम टेम्परेचर ना हो जाए। कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए। या आप आगे भी देखोगे, पहले आपने देखना है कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है नीचे वाले जो इनको आप, ये वाला पार्टिकल इसको हीटअप करेगी, ज़्यादा होगा हीटअप, इसको करेगी, इसको करेगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये वाला एरिया हीटअप हो गया, एग्जाम्पल ये वाला एरिया हीटअप हो गया, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पार्टिकल लाइट्स हो जाएंगे, पार्टिकल लाइट हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये लाइट हो जाएंगे। लाइट मतलब इनका एक्सपैंड होने जाएंगे और ये इनका वेट कम हो जाएगा। हीट से कोई भी चीज़ लाइट होती है, वो एक्सपैंड होती है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर जहाँ जाना चाहेंगे तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। ऊपर की तरफ ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन पार्टिकल खुद जाएंगे, ना कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। ये ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, बट ये चीज़ें हैपन होती हैं ओनली इन ट्रोपोस्फेयर। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट इज कॉल्ड एडवेक्शन। अब यहाँ से एक पार्टिकल से दूसरे से कंडक्ट, इससे हीट इधर जाएगी, इससे यहाँ जाएगी, इससे यहाँ जाएगी, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन, एडवेक्शन। लेकिन ये हॉरिजेंटली होनी चाहिए, मतलब इस पोजीशन में, इसको एडवेक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 आई, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज ड्यू टू रिलेटिव। हॉरिजेंटल मूवमेंट क्यों होती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट इसलिए होती है कि इज कॉल्ड एडवेक्शन। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये मैंने बताया क्यों होती है, क्योंकि आप देखो क्यों होगी ये आ गया सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे ज़्यादा हीटअप हो गया, यहाँ भी थोड़ा हीटअप है, इस ये वाला एरिया। जब ये हीटअप हो गया ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, और यहाँ पे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, अभी भी थोड़ा कम हीटअप है, ये हाई प्रेशर से इसकी तरफ भागना शुरू हो जाएगा। ये पार्टिकल इस एरिया को भी आएंगे, ये विंड की फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम विंड। विंड इस साइड चलती है, ऐसे भी होता है, ये भी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, in middle latitude most of the diurnal day and night variation in daily weather are caused by advection। एडवेक्शन से ही होती है। इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे हम, समर सीजन में एक विंड चलती है जिसको हम लू बोलते हैं। ये भी एडवेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि एक एरिया में हीट की वजह से वो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर से आती है, रिलेटिवली कोल्ड होती है, बट ये बहुत लो। ठीक है,
एडवेक्शन की वजह से वो चलती है। कोई भी पूछेगा उनको हमें यही बताना है कि एडवेक्शन की वजह से चलती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का, हीट बैलेंस, टेम्परेचर एक्स्ट्रा। अब आगे हम कल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट बजट कितना, कहाँ से कितना वापस जाता है, कितना रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तो ख़त्म हो जाएगा हमारा। बस ये कल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल। लव यू ऑल।